गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्थाएं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था ये टॉपिक, तो अंग्रेज़ों ने भू राजस्व संबंधी अनेक बंदोबस्त या व्यवस्थाएं क्या की थी, शुरू की थी, जिसका जो उद्देश्य था वो क्या रहा था, अधिक से अधिक लगान वसूल करना और अपने स्वार्थों की पूर्ति करना और भारत का जमकर क्या करना, शोषण करना रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि अंग्रेज़ों ने 3 प्रमुख व्यवस्थाएं लागू की थी भू राजस्व के संबंध में, जिसमें पहली जो थी वो थी स्थायी बंदोबस्त। दूसरी जो व्यवस्था रही थी वो थी रैयतवारी व्यवस्था और तीसरी जो व्यवस्था थी वो थी महलवारी व्यवस्था। ये तीनों ही व्यवस्थाएं जो थी वो अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाई थी, अर्थात किसानों से या फिर जमींदारों से क्या है, अधिक से अधिक लगान वसूल करना जो था इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो स्थायी बंदोबस्त जो कि लागू कब की गई थी, 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था, जमींदारों के साथ क्या किया था, अंग्रेजी सरकार ने सीधा समझौता किया था और 10 वर्ष के आधार पर उनसे सीधा समझौता किया गया था। तो यह जो व्यवस्था रही थी वो 10 वर्षीय रही थी और स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसमें अंग्रेज़ों का क्या रहा, जमींदारों से क्या रहा, समझौता रहा और एक निश्चित लगान देने के लिए क्या किया गया, उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया। इसमें 89% जो भाग था वो अंग्रेज़ों का होता था और 11% जो भाग है वो जमींदारों का होता था। तो यह जो व्यवस्था है वो 10 वर्षीय थी और इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या किया गया था, लागू किया गया था। और यह जो व्यवस्था है 19% भाग, भारत के 19% भाग में ही लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त जो कि जमींदारों के साथ सीधा सरकार का समझौता था, इसके अंतर्गत क्या हुआ, जमींदारों ने किसानों से, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों ने किसानों से क्या किया, जमकर उनका शोषण किया और उन्हें लगान देने के लिए बाध्य किया और किसानों से जो लगान है वो कठोरता पूर्वक वसूल किया जाता था। तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का जो जनक है वो वान हेस्टिंग्स को जैसा कि माना गया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा व्यवस्था क्या की गई थी, शुरू की गई थी और स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो जमींदारी व्यवस्था में क्या था, भूमि का जो मालिक है किसको माना गया था, जमींदार को, और जमींदारों से लिया जाने वाला लगान वो क्या हो गया था, निश्चित हो गया था। और जब तक जमींदार लगान चुकाता रहेगा तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, अर्थात उसका भूमि पर स्वामित्व बना रहेगा। लेकिन इस व्यवस्था में क्या था, जमींदारों और किसानों के जो संबंध थे उसके बारे में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों को स्वतंत्र छोड़ दिया था। तो जमींदार और उसके किसानों के बीच संबंध को क्या किया गया, स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। जमींदार अब क्या थे, भूमि का मालिक होने के कारण भूमि को खरीद सकते थे और बेच सकते थे और इसके अलावा किसानों से निश्चित लगान लेने के लिए जमींदारों को अपने किसानों को पट्टे देने पड़ते थे। तो यह जो व्यवस्था थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जैसा कि कल की वीडियो में हमने देखा था लागू की गई थी। तो इस प्रकार यह 19% भाग में ही व्यवस्था लागू थी और यह 10 वर्षीय थी। तो इस व्यवस्था से किसानों का जमकर शोषण हुआ था, तो जमींदारों ने इसमें काफ़ी फायदा उठाया था। तो इसके पश्चात जो नई व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी वो थी रैयतवारी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो रैयतवारी बंदोबस्त जो शुरू किया गया था वो सर्वप्रथम 1792 में
शुरू किया था। कैप्टन रिड ने प्रायोगिक तौर पर इसे क्या किया था, शुरू किया था 1792 में। और इसके पश्चात थॉमस मुनरो ने 1820 में क्या किया, इस व्यवस्था को शुरू किया और इसे मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के भाग में इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। मद्रास, असम व बम्बई प्रेसिडेंसी के भाग में इसे लागू किया गया था। तो यह जो था रैयतवारी, जिसका अर्थ होता है किसान। तो जिस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में सरकार का जो समझौता है वो जमींदारों से होता है, जबकि रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार का समझौता है वो किससे हो जाता है, किसानों से सीधा समझौता हो जाता है। वो एक स्थायी बंदोबस्त था, जबकि ये एक अस्थायी समझौता था। अर्थात इसमें 20 या 30 वर्षों बाद लगान की राशि में वृद्धि हो सकती थी। तो रैयतवारी बंदोबस्त जो कि सरकार और किसानों के मध्य समझौता था, यह जो व्यवस्था है रैयतवारी, इसे मद्रास, असम और मुंबई के प्रेसिडेंसी में इसे क्या किया गया, लागू किया गया था। तो प्रायोगिक तौर पर इसे 1792 में शुरू किया था किसने, कैप्टन रिड ने। और बाद में थॉमस मुनरो ने क्या किया, इस व्यवस्था को शुरू किया और इसे मद्रास, असम और मुंबई के प्रेसिडेंसी भागों में इसे क्या किया, लागू किया। यह किसानों के साथ एक अस्थायी समझौता था। इसके अलावा ये जो व्यवस्था है, थॉमस मुनरो ने इस 1820 में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह जो व्यवस्था है रैयतवारी, इसे भारत के 51 भागों में लागू किया गया था। इसमें जो लगान की राशि थी, कृषकों से जो राशि लगान की ली जाती थी, वो पहले तो 1/3 भाग थी, लेकिन बाद में इसे 50% के रूप में इसको बदल दिया गया। अर्थात 1/2 भाग जो लगान है वो सरकार को जमा करवाना पड़ता था। तो इस व्यवस्था में जो किसानों के और सरकार के मध्य क्या हो गया, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया और किसान को भूमि का लगान देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। अब जो किसान है वो सीधा ही क्या कर सकता था, राजकोष में लगान जमा करवा सकता था। इससे बिचौलियों की क्या हुई, समाप्ति हुई। अतः इससे राज्य की आय में भी क्या होने लगी, अब वृद्धि होने लग गई थी। तो इस प्रकार रैयतवारी प्रथा किसानों के साथ सरकार का एक समझौता था, जिसे कि थॉमस मुनरो ने 1820 में इसे क्या कर दिया था, व्यवस्था को लागू कर दिया था। और मद्रास, असम और मुंबई के जो प्रेसिडेंसी व्यवस्था में इसको लागू किया गया था और यह भारत के 51% भागों में व्यवस्था लागू की गई और 50% लगान जो किसानों को क्या है, राजकोष में जमा करवाना पड़ता था। तो इसके अलावा एक तीसरी व्यवस्था शुरू की गई थी, महलवारी बंदोबस्त, जिसे कि भागीदारों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। यह जो व्यवस्था थी वो 1822 में लागू की गई थी। यह क्या था, समस्त भूमि जो थी वो सम्मिलित सभा की भूमि मानी गई और जो लगान की राशि है वो निश्चित की गई थी। तो पूरे गांव को एक महाल मान लिया गया था और उसमें एक उत्तरदायित्व, एक गांव के मुखिया को चुन लिया गया था। वही पूरे गांव को लगान चुकाने के लिए क्या था, सरकार को उत्तरदायी रहता था। तो इस व्यवस्था को शुरू जो किया था उसका नाम था होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। तो होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने इस व्यवस्था को शुरू किया था 1819 में। तो इस प्रकार अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवारी बंदोबस्त हो, चाहे महलवारी बंदोबस्त हो, इनका उद्देश्य एक ही था, अधिक से अधिक लगान वसूल करना और अपने आर्थिक हितों की क्या करना, उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो आइए अब हम चलते हैं रैयतवारी प्रथा जो बम्बई, मद्रास और असम के भूभागों में शुरू की गई थी, जिसे कैप्टन रिड और थॉमस मुनरो को इसका श्रेय दिया जाता है। तो आइए चलते हैं रैयतवारी बंदोबस्त के क्या गुण रहे, उसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। रैयतवारी बंदोबस्त की व्यवस्था है जो उसके क्या गुण रहे थे। तो इस प्रकार यह जो व्यवस्था है रैयतवारी, वो क्या थी, किसानों और सरकार के मध्य एक समझौता थी। यह जो व्यवस्था है, जैसा कि 1792 में प्रायोगिक तौर पर इसे कैप्टन रिड के द्वारा शुरू किया गया था और 1820 में इसे थॉमस मुनरो के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो इसमें क्या था, किसानों को अपनी भूमि
को खेती करने के लिए उठाने और गिरवी रखने का क्या था, इसमें अधिकार था। इसके अंतर्गत निश्चित किया गया था कि जब तक क्या है, इसके अंतर्गत क्या निश्चित किया गया कि जब तक भूस्वामी सरकार को नियमित रूप से लगान देता रहेगा तब तक तो वो भूमि का स्वामी बना रहेगा, परंतु लगान न देने की स्थिति में क्या होगी, सरकार उसकी भूमि पर क्या कर लेगी, अपना एकाधिकार स्थापित कर लेगी, अर्थात उस भूमि को सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो प्रारंभ में किसानों से 1/3 भाग भू कर के रूप में लिया गया था, परंतु कालांतर में इसे 1/2 भाग अर्थात 50% लगान जो है किसानों को सरकार को क्या करना पड़ता था, जमा करवाना पड़ता था। तो जो राष्ट्र के कर्मचारी थे वो क्या करते थे, किसानों से सीधा भू राजस्व क्या कर लेते थे, एकत्रित कर लिया करते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण, लाभ, महत्व कुछ इस प्रकार था। पहला था निर्धारित लगान का राजकोष में जमा होना। तो यह व्यवस्था राज्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि इसके अंतर्गत किसानों का सरकार से सीधा संपर्क समझौता स्थापित हो गया था। अब वह सरकार से सीधे संपर्क में आ सकते थे और बिचौलियों के शोषण से क्या मिली उन्हें, अब किसानों को मुक्ति मिल गई थी। तो निर्धारित लगान का राजकोष में अब क्या होने लगा, जमा। तो अब क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो निर्धारित लगान समय पर क्या होने लगा, राजकोष में जमा होने लगा था, जिससे कि राज्य की आय को क्या हुई, अब काफ़ी वृद्धि हुई थी। दूसरा है स्थायी तौर पर लगान की निर्धारित नहीं करना। तो इसका के अंतर्गत एक व्यवस्था यह थी कि इसके अंतर्गत जो लगान है वो स्थायी तौर पर निर्धारित नहीं किया गया था, अर्थात लगान की राशि को घटाया बढ़ाया भी जा सकता था। तो इस प्रकार दूसरा जो गुण था वो स्थायी तौर पर क्या है, लगान की राशि जो है वो निर्धारित नहीं की गई थी, अर्थात 20 या 30 वर्ष बाद इसमें क्या थी, परिवर्तन किया जा सकता था। फिर है किसान और सरकार के बीच समझौता। तो इस प्रकार जो रैयतवाड़ी प्रथा थी वो था क्या था, किसान और सरकार के मध्य क्या था, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया था। जिस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में सरकार का जो संपर्क था वो जमींदारों से था, जबकि रैयतवाड़ी में रैयत अर्थात इसका अर्थ है किसान। तो रैयतवाड़ी प्रथा में किसानों का सरकार से क्या हो गया, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया था, अर्थात किसान अब सीधे ही राजकोष में क्या कर सकते थे, लगान जमा करवा सकते थे और निर्धारित समय पर लगान चुकाने पर उसे भूमि से बेदखल होने का डर भी नहीं रहता था। फिर किसानों के भू स्वामित्व की अब क्या होने लगे, स्थायी रिकॉर्ड बनने लग गए थे। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के भू स्वामित्व के स्थायी रिकॉर्ड बन गए, जिससे कि किसानों को अब क्या होने लगा, काफी लाभ होने लग गया था। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो गुण है वो है बंजर भूमि को जोतने की क्या थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में व्यवस्था की गई थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बंजर भूमि को भी जोता जा सकता था, जिससे कि सरकार को क्या है, उससे और अतिरिक्त आय अब होने लगी थी। अतः बंजर भूमि इस रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत बंजर भूमि को भी जोता गया, जिससे कि सरकार को अतिरिक्त आय अब प्राप्त होने लग गई थी। फिर भूमि का जमींदारों के हाथों में केंद्रित न होना। जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार थे वो भूमि के वास्तविक मालिक थे, जबकि रैयतवाड़ी प्रथा में भूमि के वास्तविक मालिक कौन बन चुके हैं, किसान। तो अर्थात अब भूमि का जमींदारों के हाथों में क्या था, भूमि जो थी अब जमींदारों के हाथों में केंद्रित न होकर किसानों के हाथों में क्या हो गई थी, केंद्रित हो गई थी। अतः जो किसान थे अब मन लगाकर क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। तो इस प्रकार भूमि का जमींदारों के हाथों में केंद्रित न होना भी इस व्यवस्था का क्या माना गया है, एक गुण माना गया है, क्योंकि इस व्यवस्था में जो किसान थे भूमि के वास्तविक मालिक बन गए थे, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार थे वो भूमि के वास्तविक मालिक थे। नेक्स्ट है बिचौलियों के हस्तक्षेप से क्या मिली, मुक्ति मिल गई थी। बिचौलियों के हस्तक्षेप से क्या मिली, अब मुक्ति मिली। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ, बिचौलियों का जो है हस्तक्षेप करने का जो अवसर है अब नहीं मिलता था, इससे किसानों को क्या है, मध्यस्थ व्यक्तियों के जो हस्तक्षेप से क्या मिली, मुक्ति मिली। क्योंकि जो बिचौलिए मध्यस्थ लोग थे वो किसानों का जब का शोषण करते थे, तो परिणाम स्वरूप बिचौलियों के हस्तक्षेप समाप्त हो गया और किसान सीधे ही राजकोष में अब क्या कर सकते थे, लगान को जमा
करवा सकते थे। तो इस प्रकार रैयत वाली व्यवस्था के ये गुण थे, जैसे कि समय पर निर्धारित लगान का राजकोष में अब जमा होने लगा था। स्थायी तौर पर जो है वो लगान निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि यह एक अस्थायी समझौता था। किसान और सरकार के बीच सीधा संपर्क समझौता किया गया था। किसानों के जो भू स्वामित्व के रिकॉर्ड थे वो अब बन गए थे, और अब क्या है, इस व्यवस्था के द्वारा बंजर भूमि को भी जोतने की क्या रही व्यवस्था, जिससे कि सरकार को अतिरिक्त आय अब होने लगी थी। फिर यह व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि इससे जो भूमि के जो मालिक थे किसान बन चुके थे, और भूमि का जो है जमींदारों के हाथों में अब केंद्रित नहीं रह गई थी। फिर इससे बिचौलियों के हस्तक्षेप से भी क्या मिली, मुक्ति मिली, क्योंकि अब किसान सीधे राजकोष में जमा करवा सकते थे लगान। इससे सरकार को भी लाभ हुआ और किसानों को भी। तो आइए अब हम चलते हैं रैयत वाली बंदोबस्त के दोष, कमियां या फिर हानियां क्या रही थी। सबसे पहले है लगान की राशि अधिक होना। तो रैयत वाली प्रथा का सबसे बड़ा दोष तो यही माना गया है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लगान की राशि क्या थी, अधिक थी। चूंकि प्रारंभ में तो इस लगान की जो राशि थी 1/3 भाग रही थी, 1/3 भाग रही थी, लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया गया था। तो अर्थात 50% लगान जो है किसानों को राजकोष में जमा करवाना पड़ता था। तो यह दर काफ़ी अधिक थी। इससे किसानों का क्या हुआ, शोषण। फिर किसानों से कठोरता पूर्वक लगान लिया जाना भी इस व्यवस्था का क्या रहा था, प्रमुख दोष रहा था। इसमें क्या था, राजस्व कर्मचारी क्या करते थे, किसानों से कठोरता पूर्वक उस समय क्या लेते थे, लगान लेते थे। वे बड़े निर्दयी और क्रूर सिद्ध हुए। लगान न चुकाने की स्थिति में किसानों के साथ क्या है, अपमानजनक और कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था, जिससे किसानों की जो दशा है वो क्या हो गई, खराब होने लग गई थी। नेक्स्ट तीसरा है लगान वृद्धि की आशंका। तो जैसा कि रैयत वाली बंदोबस्त एक अस्थायी समझौता था किसानों और सरकार के बीच, अर्थात किसान आशंकित रहते थे, क्योंकि इसमें 20 या 30 वर्ष बाद क्या थी, लगान की राशि में उनको क्या रहती थी, वृद्धि की आशंका बनी रहती थी कि लगान जो है 20 या 30 वर्षों बाद क्या है, बढ़ाया भी जा सकता था। तो उसके मन में तनाव की स्थिति रहती थी किसानों के अंदर। फिर है परंपरागत सामुदायिक बंधन कमजोर पड़ना, चौथा जो दोष था इसका। तो अब क्या हुआ, भूमि के व्यक्तिगत संपत्ति बन जाने के कारण क्या हुआ, ग्रामीण जीवन के जो परंपरागत सामुदायिक बंधन थे वो क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए थे। क्यों, क्योंकि अब क्या है, भूमि के व्यक्तिगत संपत्ति बन जाने के कारण अब जो प्रत्येक किसान था वो अपने हितों के बारे में ध्यान देता था। इससे सामूहिकता की भावना, भाईचारे की जो भावना थी पहले चली आ रही थी किसानों में, वो अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि अब हर किसान जो है अपने स्वार्थ के आधार पर, क्योंकि संपत्ति जो व्यक्तिगत हो गई थी उसकी, इसलिए वो अपने लाभ के बारे में सोचता था। तो परंपरागत सामूहिक जो बंधन थे वो क्या हो गया, अब समाप्त होने लग गए थे, और उनमें भाईचारे की भावना, हम की भावना क्या पड़ रही थी, कमजोर पड़ने लगी थी। नेक्स्ट है भूमि कर न चुकाने पर भूमि पर सरकार का कब्जा। अर्थात इन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर किसान भूमि कर चुकाने में असमर्थ रहता था तो सरकार फिर क्या करती थी, भूमि पर किसान से छीन लेती थी और उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती थी। अर्थात किसानों को भूमि छीनने का डर हमेशा बना रहता था। फिर है भ्रष्टाचार व्यापक ही रहा। तो यह जो इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत वाली व्यवस्था में भी क्या रहा, किसानों के साथ भ्रष्टाचार क्या रहा, बना रहा। जिस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में किसानों को भ्रष्टाचार व्यापक था, वही व्यवस्था अब रैयत वाली प्रथा में भी बनी रही। इस व्यवस्था में भी क्या था, किसानों का शोषण होता ही रहा, उन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो अधिक से अधिक लगान वसूल करना था और भारत का जमकर आर्थिक शोषण करना रहा था। तो ये थी रैयत वाली व्यवस्था, जिसे कि कैप्टन रिड ने 1792 में शुरू किया था, और बाद में थॉमस मुनरो ने इसे 1820 में मद्रास, असम और मुंबई के प्रेसिडेंसी भागों में क्या किया, लागू किया था। तो यह जो समझौता था वो किसानों से सरकार का सीधा समझौता था, जो कि अस्थायी था। 20 या 30 वर्ष बाद लगान में वृद्धि की आशंका इसमें लगी रहती थी।
इसके अलावा ये भारत के 51% भागों में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। तो आइए अब हम चलते हैं रेतवारी बंदोबस्त के पश्चात महलवारी व्यवस्था क्या थी अंग्रेजों की। महलवारी व्यवस्था, तो अब हम देखते हैं अंग्रेजों की भू राजस्व के अंतर्गत तीसरी जो व्यवस्था थी महलवारी व्यवस्था। तो महलवारी व्यवस्था जिसे कि भागीदारों का समूह भी कहा जाता है, अर्थात समस्त भूमि को क्या मानी गई, सम्मिलित सभा की भूमि समझी गई थी। यह जो महलवारी व्यवस्था है वो 1822 में हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू की गई थी 1819 में। तो इसे गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब के क्षेत्रों में क्या किया गया था, इस महलवारी व्यवस्था को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो महलवारी व्यवस्था में क्या था, भूमि कर की इकाई जो है किसान का खेत नहीं बल्कि गांव या महाल को माना गया था। गांव की समस्त जो भूमि थी वो सम्मिलित सभा की भूमि मानी गई थी, जिसे कि भागीदारों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या था, प्रत्येक गांव का भूमि कर इसमें क्या था, तय कर लिया गया था और भूमि कर के लिए यही भागीदारी समूह जो था उत्तरदायी था और समस्त गांव सम्मिलित रूप से या गांव का प्रत्येक किसान जो साथी किसान के लगान के लिए क्या समझा गया था, महलवारी व्यवस्था में उत्तरदायी समझा गया था। तो इसमें क्या था, गांव का मुखिया सरकार को निश्चित लगान देने के संबंध में समस्त गांव की ओर से क्या करता था, एक समझौते पर हस्ताक्षर करता था और समझौते पर हस्ताक्षर करता था और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी समझा जाता था। परंतु अधिकतर महलवारी बंदोबस्त में सामूहिक रूप से या महल के आधार पर ही इस व्यवस्था को लागू किया गया था। प्रत्येक किसान अपने हिस्से का जो है लगान सही समय पर चुका दिया करता था महलवारी व्यवस्था में। साथ ही वह अपने साथी किसानों के लगान चुकाने के लिए भी क्या रहता था, उत्तरदायी रहता था। तो इस प्रकार महलवारी व्यवस्था व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ इसमें क्या था, सामूहिक उत्तरदायित्व भी समझा जाता था। इस प्रकार जो यह महलवारी व्यवस्था थी यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या था, एक सामूहिक उत्तरदायित्व भी इसको माना गया था। क्योंकि यदि कोई किसान अपनी भूमि को छोड़ देता था या ग्राम सभा फिर क्या करती थी, इस भूमि को संभाल लेती थी। इस बंदोबस्त में क्या था, 3/4 भाग सरकार का होता था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो भू राजस्व प्रणालियां थी उससे किसानों को तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। यह जो व्यवस्थाएं थी वो शोषणकारी रही थी किसानों के लिए। तो इन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी और महलवारी, ये तीनों ही व्यवस्थाएं शोषणात्मक रही थी। किसानों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ बल्कि उनका इस व्यवस्था से शोषण ही क्या हुआ था, ज़्यादा हुआ था। इस व्यवस्था से किसानों की जो आर्थिक दशा थी वो काफ़ी क्या होने लगी, अब खराब होती चली गई और जमींदार व साहूकार जो कि अल्पसंख्यक में थे, जमींदार और साहूकार जो कि अल्पसंख्यक में थे वो तो समृद्धशाली होते चले गए और उनका जो जीवन था वो ऐशो आराम से बीतता था और बहुसंख्यक जो किसान थे वो अब क्या हो रहे थे, निर्धन अर्थात गरीब होते चले जा रहे थे और उन्हें गरीबी व भूखमरी का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी वो किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुई, चाहे वो व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त हो जिसे कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और इसमें जमींदारों के साथ सरकार का सीधा समझौता था और यह व्यवस्था 10 वर्षीय थी और इसे 19% भूभाग में लागू किया गया था भारत में। दूसरी व्यवस्था फिर शुरू की जो अंग्रेजी सरकार ने, वो था रेतवारी बंदोबस्त, जो कि बंगाल
असम और मुंबई के प्रेसिडेंसी भागों में लागू किया गया था। यह जो रेत वाली व्यवस्था थी वो किसानों और सरकार के मध्य सीधा समझौता थी। यह एक अस्थायी समझौता था और इस व्यवस्था को शुरू करने का जो श्रेय है वो कैप्टन रिड को और थॉमस मुनरो को माना गया है। तो कैप्टन रिड ने इस व्यवस्था को 1792 में प्रायोगिक तौर पे क्या किया था, इसे शुरू किया था और बाद में थॉमस मुनरो ने क्या किया था, 1820 में इसे क्या किया, मद्रास, असम और मुंबई के प्रांतों में इसे लागू कर दिया था। तो इसमें जो लगान की राशि थी वो 50% लगान किसानों से वसूला जाता था, जबकि महलवारी व्यवस्था में क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व समझा गया लगान चुकाने के लिए। तो महलवारी व्यवस्था में 3/4 जो भाग है वो सरकार का होता था। इसे समस्त भूमि को, इसके अंतर्गत क्या था, जो भूमि थी समस्त भूमि जो क्या है सम्मिलित सभा की भूमि मानी गई थी। और महलवारी व्यवस्था में गांव का एक मुखिया चुन लिया जाता था जो कि पूरे गांव के लगान चुकाने के लिए क्या था, उत्तरदायी था। इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी व्यापक रही थी। तो महलवारी जो व्यवस्था है वो 1822 में हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने क्या की थी, शुरू की थी। यह जो व्यवस्था है 1819 में शुरू की गई थी और इस व्यवस्था को गंगा की घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग और पंजाब के क्षेत्रों में क्या की थी, इसको लागू किया गया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्थाएं जो कि किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुई, इससे किसानों का शोषण ही अधिक हुआ। तो इससे भूखमरी और गरीबी जो है बढ़ती चली गई, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी वो शोषणात्मक थी किसानों के लिए। क्योंकि इस व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो अधिक से अधिक लगान वसूल करना था किसानों से और सरकार का अपने स्वार्थ की आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करना रहा था। तो इस प्रकार यह व्यवस्थाएं असंतोषजनक ही सिद्ध हुई थी। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, वो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।